हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप हो रोमा के साथ। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए। आज हम बहुत ही कॉमन टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसे आप बचपन से देखते आए हो, उसका मैजिक देखते आए हो। वो है मैग्नेट। बचपन में हम सब ने मैग्नेट का यूज करके देखा है, उसका मैजिक करके देखा है कि कैसे वो आयरन से चिपक जाता है और दूसरे मैग्नेट से भी चिपक जाता है। आज हम जानेंगे कि ये क्या होता है और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स कि आखिर ये कुछ चीज़ों में स्टिक होता है, कुछ में ज़्यादा स्टिक होता है, कुछ में कम, ऐसा क्यों होता है। तो मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर लेता है। और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है? तो आयरन, स्टील, निकेल एंड कोबाल्ट। ये तो हो गई बचपन की बातें, लेकिन अब हम जानेंगे कि इस मैग्नेट का यूज इलेक्ट्रिकल डिवाइस में कैसे होता है और क्यों होता है। तो आइए पहले मैग्नेट और उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में जानते हैं। जब भी एक बार मैग्नेट ले लेते हैं, जब भी हम इसे आयरन के डस्ट में डालते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि इसका जो एंड पॉइंट है यहाँ पर आयरन का डस्ट बहुत ज़्यादा स्टिक रहता है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पार्ट। तो ये जो दो एंड पॉइंट्स हैं, इन्हें हम मैग्नेटिक पोल बोलेंगे। अब डिसाइड कैसे मैग्नेटिक पोल बोलेंगे। और ये जो मैग्नेटिक पोल होता है, इसका नेम एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। लेकिन ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल? इसके लिए एक मैग्नेट को लेकर हम थ्रेड से बांध देते हैं और फ्रीली इसे मूव करने देते हैं। थोड़ी देर में देखते हैं कि ये स्टॉप हो गया। तो मैग्नेट का जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन की साइड है, ठीक है, अगर मैग्नेट ऐसे स्टॉप हो गया तो मैग्नेट का जो पार्ट नॉर्थ डायरेक्शन के साइड है वो नॉर्थ पोल हो जाएगा और जो साउथ के साइड है वो साउथ पोल हो जाएगा। क्लियर? और इसी फीचर का यूज हम कंपास में करते हैं, जो कि डायरेक्शन बताता है। लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर आप जाते हैं, जंगल में जाते हैं, सी वोयाज में जाते हैं, तो उसमें जो कंपास यूज होता है वो इसी चीज़ का यूज करता है कि मैग्नेट नॉर्थ साउथ में आकर स्टॉप हो जाता है। ठीक है। मैग्नेट का जो एंड पॉइंट होता है उसमें मैग्नेटिक इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है और उसे हम पोल्स ऑफ मैग्नेट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, और कैसे नॉर्थ एंड साउथ पोल डिटरमिन करेंगे वो भी बता दिया। अब आते हैं पोल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक मैग्नेट है, इसका एक नॉर्थ साइड है, एक साउथ पोल है। अगर इसे हम बीच से ब्रेक कर देते हैं तो क्या होगा? इस पार्ट में, पार्ट 1 में नॉर्थ पोल होगा और पार्ट 2 में साउथ पोल होगा, है ना? नहीं। अब ये जो पार्टीशन हमने किया, इसे ब्रेक किया, इसकी वजह से ये दो मैग्नेट बन गया। तो ये अगर नॉर्थ है तो ये जो पार्ट है ये साउथ हो जाएगा, और ये साउथ है तो ये पार्ट नॉर्थ हो जाएगा। मतलब अब हमें दो मैग्नेट मिल गया, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ।
और फिर से अगर इसे हम ब्रेक करते हैं तो फिर से हमें 2 मैग्नेट मिलेगा और उस मैग्नेट का भी 2 पोल होगा। मतलब हम किसी भी मैग्नेट के पोल्स को अलग नहीं कर सकते। क्लियर? और जो पोल स्ट्रेंथ होता है वो किसी भी मैग्नेट में दोनों पोल का सेम होता है। अगर हम 2 मैग्नेट के सेम पोल को एक साइड लेकर आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब एक दूसरे से दूर जाएगा। वहीं अगर हम 2 मैग्नेट के डिफरेंट पोल्स को साथ मिलाते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर? ये तो हम जान गए कि लाइक पोल रिपेल करेगा और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इन 2 पोल्स के बीच फोर्स कितना लगेगा? तो वो फोर्स को हमें बताया कूलम्ब ने। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने 2 लॉ दिए जिन्हें हम लॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ये दोनों लॉज हमें 2 मैग्नेटिक पोल्स के बीच लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड और नेचर को बताते हैं। तो ये लॉ कुछ इस तरह है। पहला, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। दूसरा है मैग्नेटिक पोल्स के बीच जो लगने वाला फोर्स है उनके पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, और जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है? मतलब अगर एक पोल यहाँ है और एक पोल यहाँ है, इस पोल की स्ट्रेंथ m1 है और इस पोल की स्ट्रेंथ m2 है और इनके बीच का डिस्टेंस d है, तो दोनों पोल पर लगने वाला फोर्स जो है वो m1 इंटू m2 स्ट्रेंथ के मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है? अब आप बोलोगे कि मैग्नेट का पोल्स तो हम सेपरेट नहीं कर सकते, फिर यहाँ m1 और m2 कैसे हो गया? तो ये बात सही है कि हम सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक हम बहुत ही लॉन्ग बार मैग्नेट ले लेते हैं जिसके एंड पॉइंट पर एक सर्कल रखा हो, बॉल रखा हो सर्कुलर, और डिस्टेंस इसके बीच का इतना ज़्यादा होता है कि इसका इफ़ेक्ट दोनों अलग अलग हो जाता है। मतलब ये जो है इस पे इफ़ेक्ट नहीं डालेगा और ये जो है इस पे इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। तो इस तरह मैग्नेट एक ही है, लेकिन डिस्टेंस की वजह से उनका इफ़ेक्ट एक दूसरे से ख़त्म हो गया है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये सेपरेट हो गया। बोल सकते हैं लेकिन रियल में होता नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई डी स्क्वायर। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक टर्म आ जाता है K, और K जो है वो एक कांस्टेंट है जो सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है कि मैग्नेट को कहाँ रखा गया है, और K की वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई म्यू नॉट म्यू आर। ये जो सिंबल है इसको म्यू बोलते हैं। क्लियर? म्यू नॉट हो गया एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और एयर, और म्यू आर हो गया रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ सराउंडिंग। अब ये परमिएबिलिटी क्या होती है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर।
क्लियर। तो अब F की वैल्यू क्या हो गई, m1 m2 बाई 4 पाई म्यू नॉट म्यू आर डी स्क्वायर। ठीक है, और अगर इस मीडियम को हम एयर में रखते हैं तो म्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 1 और फोर्स हो जाएगा m1 m2 बाई 4 पाई म्यू नॉट डी स्क्वायर। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है वेबर, जिसे हम WB से डिनोट करते हैं। क्लियर। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली अगर एक मैग्नेट रखा हुआ है तो उसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। अगर एक आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल को मैग्नेट के पास लेकर आते हैं तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द स्पेस और फील्ड इन विच अ मैग्नेटिक पोल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मतलब वो स्पेस, मैग्नेट के अराउंड का वो स्पेस जिसमें मैग्नेटिक पोल फोर्स एक्सपीरियंस करे उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये पोल के पास स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। और जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे इसकी स्ट्रेंथ कम होते जाएगी। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसे हम इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हम यहाँ देख रहे हैं कि नॉर्थ से निकल रहा है, मीडियम से होते हुए फिर ये साउथ में इंटर कर जा रहा है और मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। मतलब ये एक क्लोज्ड लूप बना रहा है। ये एक क्लोज्ड लूप बना रहा है। क्लियर है। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड जो इमेजिनरी लाइंस हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। ये लाइंस नॉर्थ पोल, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलेंगे, सराउंडिंग होते हुए साउथ पोल में री इंटर करेंगे और एक क्लोज लूप बनाएंगे। क्लियर यहाँ तक। तो ईच मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर्म्स अ क्लोज लूप। जितना भी मैग्नेटिक लाइंस है वो एक क्लोज लूप बनाएगा। दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, जहाँ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज होंगे वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग होगा और जहाँ उनके बीच का स्पेस ज़्यादा होगा वहाँ फील्ड वीक होगा। क्लियर। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लॉन्गिट्यूडिनली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और लेटरली दूर जाएंगे। और ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये हमेशा मैग्नेटिक मटेरियल को पास करेंगे। मतलब मैग्नेटिक मटेरियल अगर रखा हुआ है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उनसे पास होते हुए जाएंगे। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के। मैग्नेटिक फील्ड में नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है वही मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को बताता है। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मैग्नेटिक सोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स और इसे फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है,
और 1 वेबर अगर आपका ये है तो वो किसके बराबर होगा? 10⁸ लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बराबर होगा। क्लियर? अब फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसे हम कैपिटल B से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या हो गई? वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये देखिए, यहाँ एक प्लेन है और जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स डेंसिटी है वो इसके परपेंडिकुलर जा रहा है। ठीक, तो फ्लक्स इस समय मैक्सिमम हो जाएगा और फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा BA। और वहीं अगर ये एक इंक्लाइंड प्लेन पर है तो फ्लक्स हो जाएगा BA साइन थीटा। B क्या है यहाँ? फ्लक्स डेंसिटी और A है एरिया। और अगर कॉइल पैरेलल हो जाएगा फ्लक्स के तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? 0। क्लियर यहाँ तक? अब चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ये एक मैग्नेट है। मैग्नेट में जो टोटल फ्लक्स इमिट हो रहा है उसकी वैल्यू है 2 × 10⁻⁻⁴ वेबर। ठीक है, ये हो गई फाई की वैल्यू। और मैग्नेट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर A। तो फ्लक्स डेंसिटी निकालना है, मतलब B निकालना है। तो फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू क्या हमने देखा था अभी? फाई बाई A। और फाई की वैल्यू दी हुई है 2 × 10⁻⁻⁴ बाई एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसे हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴ मीटर। इसे सॉल्व किया तो ये आ गया 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया मैग्नेट के अंदर का फ्लक्स डेंसिटी। अगर मैग्नेट से दूर एक प्लेन ले लेते हैं और उसका डायमेंशन 2 × 2 सेंटीमीटर है तो उस केस में फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा? तो सबसे पहले इस प्लेन का अगर हम एरिया देखें तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर इसे मीटर में चेंज कर देते हैं तो -4 मीटर स्क्वायर। और फ्लक्स डेंसिटी होता है फाई बाई A। और फाई की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻⁻⁴ बाई 4 × 10⁻⁻⁴। तो ये आ गया 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो फ्लक्स डेंसिटी निकालना कितना आसान है अगर फ्लक्स और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है तो।
सिंपल सा है, फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू टोटल फ्लक्स बाय एरिया। दोनों की वैल्यू पुट कर देना है और हमें फ्लक्स डेंसिटी मिल जाएगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम मैग्नेट से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स, कुछ और टर्म्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।